मुझे आशा है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, यह बात समझ में आ गई होगी। यह अनुवाद का बहुत ही बेसिक रूल है कि जिस वचन का कर्ता रहेगा, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आप दो टेबल अवश्य बना लें। जैसे इस पेज में आपको टेबल दिख रही है, उस तरह का आप टेबल बना लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा कर्ता आता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा कर्ता आता है और प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा कर्ता आता है। यह आप बना लीजिए और याद कर लीजिए। एक में कर्ता तथा दूसरे में क्रिया लिख लें और उसको कंठस्थ कर लें कि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा तथा इस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। जैसे सह के साथ पठति लगेगा, अर्थात सह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तथा पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। कर्ता का क्रिया के साथ संबंध को अच्छी तरह से समझ लें। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं कि उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम है, तो इसके साथ क्रिया जो लगेगी वह उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया पठामि ही लगेगी। इसका उदाहरण है जैसे अहम पठामि। इस वाक्य में अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है तथा पठामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यह बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि कर्ता और क्रिया का संबंध कभी भी नहीं बदलता है। पुरुष कर्ता व क्रिया का पुरुष सेम होना चाहिए और पुरुष के साथ साथ वचन भी सेम होना चाहिए। इसी समय इस बात को भी आप समझ लीजिए कि लिंग का कोई भी संबंध क्रिया के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर पुल्लिंग है तो ये क्रिया लगेगी, स्त्रीलिंग है तो यह क्रिया लगेगी। ऐसा लिंग के साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं होता। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, बालकः पठति और बालिका पठति। बालिका पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है, किंतु यहाँ क्रिया दोनों में एक है क्योंकि कर्ता एक ही प्रथम पुरुष और एक वचन का है और बालिका भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। इन दोनों वाक्य में बालिका भी प्रथम पुरुष एक वचन का है तथा बालिका भी प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। इस प्रकार कर्ता चाहे पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होनी चाहिए। लिंग भेद से क्रिया नहीं बदलती है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे एक उदाहरण और मैं देती हूँ, त्वम गच्छसि। इस वाक्य से यह नहीं पता चलता कि त्वम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और न ही गच्छसि क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसलिए क्रिया को देखकर आप यह नहीं पता लगा सकते हैं कि कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्रिया कभी भी लिंग की सूचना नहीं देती है। क्रिया से हमें लकार या काल की सूचना मिलती है। लकार का मतलब होता है क्रिया किस काल की है। लकार अर्थात क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या भूतकाल में हो रही है या भविष्य काल में हो रही है। जब हम कोई भी अनुवाद करते हैं तो हमें तीन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो वाक्य है उसमें कर्ता किस पुरुष का है, किस वचन का है, उसी पुरुष और वचन की हमें क्रिया लगानी चाहिए। इसलिए कोई भी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें तीन बातों का ध्यान देना चाहिए, पुरुष, वचन और काल। सर्वप्रथम हम वाक्य में देखेंगे कि जिस पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष की क्रिया लगानी चाहिए। जैसे अहम पठसि। इस पेज पर आप देख रहे होंगे कि अहम पठसि लिखा है। क्या यह वाक्य सही है? नहीं, यहाँ पुरुषगत दोष है या गलती है। अहम उत्तम पुरुष का कर्ता है
तथा क्रिया मध्यम पुरुष की लगा दी गई है, इसलिए यह गलत है। उसी प्रकार त्वम गच्छत, आप देख रहे होंगे इस पेज पर लिखा है त्वम गच्छत, यहाँ भी वचनगत गलती है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तथा गच्छत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। इसी प्रकार यह वचनगत गलती है। तो आपको सर्वप्रथम यह ध्यान देना है वाक्य में कि कर्ता किस पुरुष का है, किस वचन का है, उसी पुरुष और उसी वचन का हम क्रिया लगाएंगे और काल भी देखेंगे कि किस काल का की क्रिया है, उसी काल की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। अब काल, इस जो दूसरा सेंटेंस है त्वम गच्छत, इसमें कालगत दोष है, इसमें वचनगत दोष है। अब कालगत दोष मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।